एक बार देख, ट्रांसमिशन सिस्टम बच्चों तुम्हारा 10वीं को मैं ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ाता हूँ तुमको, ठीक है। 9वीं वाला तुमको पहले से ही भेज दिया था, इस कारण कुछ चीज तुमको वहां से समझ में आ गया होगा। इस कारण मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऊपर से बस पढ़ाऊंगा। बाकी समझने के लिए मैं तुमको वीडियो पहले से ही भेज दिया था, तो उसको देख सकते हो तुम। बाकी किसी को कोई डाउट होगा तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको तुमको समझाते जाता हूँ तुम्हारे पुस्तक के हिसाब से। 10वीं का सत्र 7 ट्रांसमिशन सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं इसी को संचारण प्रणाली। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो जब 9वीं का बनाया था तो उसमें तुमको बता दिया था कि गाड़ी को चलने के लिए हमको क्या गियर ट्रांसमिशन का जरूरत पड़ता है। क्यों पड़ता है? मेन कारण यही है कि तुम गाड़ी चलाते हो, किसी भी प्रकार का वाहन चलाते हो तो एक गति से नहीं चलाते, अलग अलग गति से चलाते हो। कभी हम स्लो चलाते हैं, कभी स्पीड चलाते हैं, कभी एकदम ज्यादा स्पीड चलाते हैं। उसी के लिए क्या हमको ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पिछले स्तर में आपने संचालन प्रणाली के बारे में बहुत कम अध्ययन किया है। इस स्तर में आप इन प्रणालियों जैसे कि क्लच समुच्चय, गियर बॉक्स समुच्चय और प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में अधिक जानकारी जानने जा रहे हैं, ठीक है। पिछला वीडियो में बना के भेज चुका हूं, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज दी है। क्लच असेंबली, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि क्लच का काम क्या करता है। क्लच का काम ये रहता है कि वह इसको तुम्हारा ड्राइविंग शाफ्ट और या तुम्हारा क्रैंक शाफ्ट दोनों को क्या करता है, अलग अलग करता है, ठीक है। इंगेज और डिसएंगेज करने का काम कौन करता है? क्लच करता है। क्लच का अलग से एनिमेशन वीडियो तुमको भेज चुका हूं, तो उसमें तुम देख सकते हो, सब चीज उसमें लिखा हुआ है, समझाया गया है, प्रॉपर वीडियो बना के समझाया गया है। उससे तुम आसानी से समझ सकते हो कि क्लच कैसे काम करता है, क्लच में कौन कौन से भाग होते हैं। अब इसमें मैं तुमको ये चीज नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि ये सब 3D का पार्ट है, वीडियो देख के अच्छे से समझ सकते हो। इसको अगर इसमें समझाऊंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा। इस तरह वो वाला वीडियो देखोगे, कुछ डाउट रहेगा तो पूछोगे। क्लच असेंबली, आप पहले ही क्लच के कार्यों, क्लच की आवश्यकताओं और उसके मुख्य घटकों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम क्लच समुच्चय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। क्लच के बारे में पढ़ना है हमको, क्या क्या चीज होता है देखते हैं। विभिन्न प्रकार के क्लच इस प्रकार हैं। क्लच के प्रकार, इसमें भी प्रकार आता है, जैसा मैंने पहले बताया, वाहनों के प्रकार के अनुसार उसका ट्रांसमिशन सिस्टम अलग अलग तरीके से फिट हुआ रहता है। काम तो एक ही करेगा, क्या करेगा? गियर अनुपात क्या काम करता है? वही गति को धीमा या स्पीड बनाता है, ठीक है। लेकिन फिट करने का तरीका उसका अलग अलग रहता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था तुमको, कई गाड़ियों में इंजन सामने लगा रहता है, प्रायः भारतीय गाड़ियों में इंजन सामने लगा रहता है, लेकिन कुछ बाहर की विदेशी गाड़ियां हैं जिसमें इंजन क्या लगा रहता है, पीछे दिया रहता है। तो ये सब जब इंजन का पोजीशन चेंज होता है तो ये सब ट्रांसमिशन सिस्टम का भी पोजीशन चेंज होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम में लगने वाले पार्ट्स का पोजीशन चेंज होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम में लगने वाले पार्ट्स चेंज होते हैं। उसके अनुसार क्लच कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। पहला है तुम्हारा घर्षण क्लच। घर्षण क्लच नाम से ही क्लियर है, क्या घर्षण का उपयोग करते हुए, मतलब फ्रिक्शन का उपयोग करते हुए तुम्हारा क्या करेगा, ये काम करेगा। जैसा कि वो वीडियो में देखा था तुमने, एनिमेशन वीडियो जो मैं तुमको भेजा था उसमें क्या फ्रिक्शन क्लच, घर्षण क्लच काम कर रहा था। कैसे? जो स्प्रिंग लगा था, स्प्रिंग जब फैलता था तो बीच वाला हिस्सा तुम्हारा किससे टकराता था? फ्लाईव्हील से टकराता था और फ्लाईव्हील को क्या कर देता था, रोक देता था। तो वही चीज है ये, ठीक है। पहला एकल प्लेट क्लच, बहु प्लेट क्लच, गीले सूखे कोन क्लच, बाहरी आंतरिक अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल क्लच, अर्ध अपकेंद्रीय क्लच, शंक्वाकार कॉनिकल स्प्रिंग क्लच या डायफ्राम क्लच, शुंडाकार टेपर उंगली फिंगर प्रकार, राउंड स्प्रिंग प्रकार, धनात्मक पॉजिटिव क्लच, डॉग सप्लाइंग क्लच, द्रव चालित क्लच, विद्युत चुंबकीय क्लच, निर्वात क्लच, ओवर रनिंग क्लच या मुक्त पहिया यूनिट। ये सब चीज का वीडियो मैं तुमको अलग से भेज दूंगा क्लच के प्रकार के हिसाब से, उसमें तुम आसानी से देख सकते हो। यहाँ दिक्कत होगा समझाने में, वीडियो देखो, वीडियो से समझो उसका कार्य प्रणाली, उसमें कौन कौन सा तरीका उपयोग किया जाता है। जैसे एक तो मैं समझा देता हूँ, जैसे कि बोल रहा है गीले क्लच, सूखे क्लच। मतलब गीला नाम से क्लियर है कि उसमें कुछ न कुछ तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है क्लच को इंगेज या डिसएंगेज करने में। सूखा मतलब कुछ भी तरल पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये सब चीज नाम से ही क्लियर है, थोड़ा सा इसको देखना, मैं वीडियो अलग से भेजूंगा क्लच के प्रकार का, तो उससे तुम आसानी से वीडियो देख कर समझ सकते हो, ठीक है। ये वाला चैप्टर तुम्हारा ऐसा ही है, ये वाला सत्र ऐसा ही है, इसको मैं समझा नहीं सकता, इसको तुमको वीडियो देखकर ही समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं समझाऊंगा, जितना मैं समझाने का रहता है उतना समझा दे रहा हूँ, बाकी मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, एनिमेशन वीडियो, वहां से तुम देखकर समझ सकते हो, ठीक है। घर्षण क्लच का सिद्धांत, क्लच का सिद्धांत घर्षण क्लच का कैसे काम करता है।
एक घर्षण क्लच के सिद्धांत को नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। मान ले शाफ्ट ए और डिस्क सी गति n आरपीएम से घूमती है। शाफ्ट बी और डिस्क डी आपस में बंधित है और स्थिर है। आरंभ में क्लच संलग्न नहीं है। अब देखो चित्र में देखना, पहले क्या बोल रहे हैं। मान ले शाफ्ट ए और डिस्क सी गति n आरपीएम से घूमती है। चित्र में देखना, जो मैं वो स्क्रीनशॉट भेजा था या पीडीएफ भेजा था उसमें देख सकते हो। शाफ्ट ए और सी, शाफ्ट ए और डिस्क सी क्या एक गति से घूम रही है, कितने आरपीएम से, n आरपीएम से, ठीक है। शाफ्ट बी और डिस्क डी आपस में बंधित नहीं है। जो डी शाफ्ट है, हाँ नहीं सॉरी, जो डी डिस्क है और जो बी शाफ्ट है वो एक दूसरे से बंधित नहीं है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, पहला वाला जो ए है और सी है, मतलब ए शाफ्ट है तुम्हारा, शाफ्ट में क्या लगा हुआ है, डिस्क लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों जब घूम रहा है एक ही गति से घूम रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे से बंधक है, मतलब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। कहीं पिन नहीं लगा के एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। जैसे शाफ्ट घूमता है वैसे ही क्या घूमता है, डिस्क घूमता है। लेकिन जो इधर साइड वाला है डी और बी, वो एक दूसरे से बंधक नहीं है। मतलब बी कोई अलग आरपीएम से घूम सकने के लिए स्वतंत्र है और डी कोई अलग आरपीएम से घूमने के लिए स्वतंत्र है। अब देखते हैं क्लच। आरंभ में क्लच संलग्न नहीं है बोल रहे हैं, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे से डिसएंगेज है, मतलब अलग अलग है, ठीक है। आगे देखते हैं। डिस्क डी पर अक्षीय बल डब्ल्यू लगाएं ताकि डिस्क डी डिस्क सी के संपर्क में आ जाए। अब क्या करना है, डिस्क डी मतलब ऐसा है, चित्र में देखोगे समझ जाएगा। डिस्क डी में क्या लगा रहे हैं अपन, बल लगा रहे हैं। बल लगाएंगे तो क्या होगा, ये आगे की तरफ सरकेगा, सरकेगा तो क्या होगा, ये वाला जो डिस्क सी है उसके साथ क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। जैसे ही संपर्क बनता है डिस्क सी और डिस्क डी के बीच घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, फलस्वरूप डिस्क डी घूमने लग जाती है। सीधी सी बात है, ये सी घूम रहा है तुम्हारा, ठीक है। अब ये जब आएगा तो ये घर्षण होगा, घर्षण के कारण क्या होगा, घूमना चालू करेगा, तो दोनों क्या है, घूमना चालू कर देंगे, ठीक है। डिस्क डी की गति उपलब्ध घर्षण बल पर निर्भर करती है तथा प्रयुक्त बल डब्ल्यू के समानुपाती होता है। सीधी सी बात है, तुम किसी चीज को जैसे कि चलाते हो, क्या चीज बोले तो इसके लिए ग्राइंडिंग मशीन तो नहीं, मतलब नहीं, ठीक है। ये जो डी कितना घूमेगा ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो ये कि हम इसके पीछे कितना लोड लगा रहे हैं, और सेकंड चीज ये कि इन दोनों के बीच में कितना घर्षण है, इसके बीच पे डिपेंड करेगा। यदि ये सरफेस चिकना है और ये सरफेस चिकना है तो बोलते हैं ना चूड़ी छोड़ दिया है, मतलब चूड़ी काम करना बंद कर दिया है, मतलब स्लिप हो जाएगा। मतलब ये कुछ अलग गति से घूमेगा, ये कुछ अलग गति से घूमेगा, ठीक है। यदि दोनों के बीच क्या है, घर्षण पर्याप्त मात्रा में नहीं है। सेकंड चीज, यदि हम डब्ल्यू प्रॉपर डब्ल्यू इधर, डब्ल्यू मतलब लोड, बल प्रॉपर बल नहीं लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये भी स्लिप करना चालू कर देगा। तो यही बोला जा रहा है कि जो डी की गति है, डी की घूमने की गति है, वो किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला चीज ये कि इन दोनों के बीच में घर्षण कितना है, सेकंड चीज ये कि यहां पर हम बल कितना लगा रहे हैं, ठीक है। यदि अक्षीय बल डब्ल्यू की धीरे धीरे वृद्धि की जाए तो डिस्क डी की गति भी तदनुसार बढ़ती जाएगी। गति बढ़ने पर एक ऐसा चरण आएगा जब डिस्क डी की गति डिस्क सी के समान होगी। ऐसी स्थिति में क्लच को पूरी तरीके से संलग्न कहा जाएगा। सीधी सी बात है, देखो ये डब्ल्यू इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो क्या होगा, ये किसी और गति से घूमते रहेगा, ये किसी और गति से घूमते रहेगा। मतलब ये सी है तुम्हारा, ये डी है तुम्हारा। पर्याप्त मात्रा में अगर डी हम इधर से बल नहीं लगा रहे हैं तो दोनों की गति अलग रहेगी, ठीक है। जैसे जैसे पर्याप्त मात्रा में हम बल लगाना चालू करेंगे क्या होगा, दोनों के बीच में घर्षण बढ़ते जाएगा। दोनों के बीच में घर्षण बढ़ेगा तो दोनों सटते जाएंगे। दोनों जब सटते जाएंगे तो क्या होगा, दोनों एक स्पीड से घूमते जाएंगे। और यही जो पोजीशन है उसी में क्या कहा जाएगा, क्लच पूरी तरीके से संलग्न है। मतलब क्लच पूरी तरीके से क्या हो गया है, जुड़ गया है, इंगेज हो गया है किसके साथ, इस वाले फ्लाईव्हील के साथ। जैसे उस वाले वीडियो में बताया था ना वही कि दोनों अभी अलग अलग रहेंगे। जैसे ही ये मिलेंगे क्या होगा, इधर से डब्ल्यू लगेगा, डब्ल्यू इतना पर्याप्त मात्रा में होगा कि दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी पोजीशन को क्या कहेंगे कि क्लच इंगेज हो गया है, ठीक है। तो इसमें सूत्र भी दिया गया है, यदि डब्ल्यू बराबर प्रयुक्त अक्षीय बल, मतलब इधर से जो हम बल लगा रहे हैं, टी मतलब संप्रेषित आघर्ण टॉर्क, टॉर्क का मतलब मैं पहले ही बताया था, ऊर्जा, जो घूमने से ऊर्जा पैदा होती है उसको बोलते हैं टॉर्क। आर मतलब घर्षण सतह की प्रभावी औसत त्रिज्या, मतलब ये दोनों अगर कितने कांटेक्ट में है वहां से लेकर सेंटर से लेकर दोनों की त्रिज्या, क्योंकि चित्र में देख सकते हो ये भी गोला है, डिस्क है, उसी त्रिज्या की ये भी गोला है, डिस्क है। तो कभी कभी ये होगा कि पूरी सतह एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो जितना कांटेक्ट में है उसकी त्रिज्या, ठीक है। तो इसका सूत्र है टी बराबर मतलब टॉर्क बराबर म्यू डब्ल्यू आर, जो लिखा है वो कहलाता है म्यू
म्यू एक कांस्टेंट होता है, इसका मान हमेशा फिक्स होता है, ये आगे देखेंगे क्या। इस प्रकार से हम देखते हैं कि घर्षण क्लच द्वारा संप्रेषित आघूर्ण तीन कारकों पर एक निर्भर करता है, यानी म्यू, डब्ल्यू और आर। मतलब जो टॉर्क पैदा होता है वो तीन कारकों पर निर्भर करता है। पहला की त्रिज्या, मतलब घर्षण की त्रिज्या कितनी है, घर्षण वाली सतह की त्रिज्या कितनी है। सेकंड की हम इधर से डब्ल्यू कितना लगा रहे हैं, और तीसरा म्यू। म्यू होता है कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट मतलब इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, वही थी, ठीक है। लेकिन म्यू की वैल्यू यहाँ पास नहीं बताया है अभी, इसको इतना बस ध्यान रखो कि ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन ऑफ कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन जब होता है, घर्षण होता है, तो घर्षण के लिए कांस्टेंट यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जो हमेशा फिक्स रहता है, वही चीज है यहाँ पर ये, ठीक है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी या सभी उपरोक्त कारकों में वृद्धि में आघूर्ण की राशि भी बढ़ जाएगी, जो एक क्लच संप्रेषित कर सकता है। तथापि इनमें से प्रत्येक परिस्थिति में कोई ऊपरी सीमा नहीं है। सीधी सी बात है, किसी भी एक चीज को बढ़ाओगे, मतलब कि जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, डिस्क को बढ़ा, अभी बाय द वे डिस्क का साइज कितना है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। डिस्क के साइज को 10 सेंटीमीटर कर दिए, सीधी सी बात है, टी का वैल्यू भी बढ़ेगा। वैसे ही अगर डब्ल्यू को भी बढ़ा दिए तो क्या होगा, डब्ल्यू बढ़ा है तो टी का वैल्यू अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि सूत्र क्या है, टी बराबर म्यू डब्ल्यू आर, ठीक है ना, गुणित वाला है। तो किसी भी एक चीज को बढ़ाओगे तो अपने आप टी का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब टी की वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, किस पे निर्भर करती है, एक तो इधर से लगने वाले बल, और सेकंड ये कितना एरिया कांटेक्ट में है एक दूसरे के, उसकी त्रिज्या से, ठीक है। गियर बॉक्स समुच्चय, गियर बॉक्स जो बताया था, ये तो तुम्हारा क्लच वाला बात हो गया। अब आते हैं इधर वाला जो कल चित्र बना के बताया था गियर बॉक्स का कैसे होता है, ठीक है। गियर बॉक्स के कार्यों के बारे में पिछले स्तर में चर्चा की गई है। इस स्तर में आप संचालन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। गियर बॉक्स की क्या बोलते हैं, संचालन बोलते हैं, मेन वही है। कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इसको देखते हैं। पहला है गियर बॉक्स की आवश्यकता। हमको गाड़ी में गियर बॉक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, मैंने पहले ही बता दिया है। स्कूटी भी बोल लो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, सब में गियर का उपयोग किया जाता है, तभी वो गाड़ी चलने की योग्य रहती है। यदि गियर का उपयोग नहीं करोगे तो गाड़ी चलने योग्य नहीं रहेगी। गियर का उपयोग उसी कारण किया जाता है। अब देखते हैं कैसा, क्यों आवश्यकता होती है हमको किसी भी वाहन में गियर बॉक्स की। एक ऑटो वाहन को विभिन्न गुणों और प्रकार की सड़क और अनेक प्रकार की सड़कों पर और विविध गतियों पर चलना पड़ता है। इसे टायर, सड़क, आसंजन की तीक्ष्ण स्वभाव की समतल तथा ढाल एवं उबड़-खाबड़ सड़कों का सामना करना पड़ता है। वाहन बॉडी की विभिन्न रेख रखाव, विभिन्न ड्राइंग आवश्यकताओं जैसे कि खाली, आइडल और शीघ्र त्वरक और ड्राइवरों की व्यापक रूप से ऑयल ड्राइंग आदतें वाहनों को अनेक प्रतियोगिताओं को अभिभूत करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त वाहन को विभिन्न गतियों पर कर्षक प्रयास में बदलाव का समागम करना पड़ता है। प्रचालन के समय ऑटो वाहन को विभिन्न प्रतिरोधों का सामना करना पड़ता है, जो इस प्रकार से है। मैं ये बोलना चाह रहा है कि जैसे मैंने पहले ही बताया है, गियर का उपयोग इसी कारण होता है कि हमको अलग अलग सड़कों पर अलग अलग अपने कार्यों के हिसाब से अलग अलग गति में वाहन को चलाना होता है। यदि हम एक ही गति से चला रहे हैं तो हमको गियर बॉक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे गड्ढा आ गया, रोड में गड्ढा है, रोड में गड्ढा है तो क्या करोगे, ब्रेक मारोगे। ब्रेक मारे मतलब क्या करें, वाहन की गति को धीमे करोगे। वाहन की गति धीमे होगी तो तुमको क्या, गियर चेंज करना ही पड़ेगा। जो गाड़ी चलाते हैं, जो स्कूटी चलाते हैं, वो चीज भी जानते हो। अगर तुम नहीं किए गियर का स्पीड डाउन तो क्या होगा, गाड़ी उचक जाएगी। स्कूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाइक की बात कर रहा हूँ जिसमें प्रॉपर गियर होता है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, हमको जरूरत के हिसाब से, जैसे मैं कल उस दिन भी बताया था, अलग अलग गियर में अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे गाड़ी का पहला गियर है तो क्या करता है, गाड़ी को मात्र गति देने का काम करता है। मतलब गाड़ी को स्थिर पोजीशन से क्या करता है, गति देने का बस काम करता है। सेकंड गियर लगाया, सेकंड गियर क्या करता है, लोड लेने का काम करता है। मतलब अक्सर ये बोला जाता है अगर तुम बाइक चला रहे हो और बोरा पीछे अगर बोरा रखाया है तो अक्सर यही चीज बोला जाता है कि तुमको सेकंड गियर में ही गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि सेकंड गियर में ही गाड़ी क्या अच्छे से चलती है, लोड लेके चलती है। बाकी तीसरा चौथा तुम्हारे लिए किसके लिए होता है, स्पीड के लिए होता है। तो वही चीज है, कई बार तुम देखे होगे ड्राइवर बहुत अत्यधिक तेज गति से या बहुत कम स्लो से ये सब चीज चलाता है, क्या वाहन अपना उसी को कंट्रोल करने के लिए या उससे हमारे वाहन को क्षति ना पहुंचे, इसके लिए हम क्या करते हैं, गियर बॉक्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। प्रचालन के समय ऑटो वाहन को विभिन्न प्रतिरोधों का सामना करना पड़ता है, जो इस प्रकार से है। ये मतलब हो रहा है कि गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी चलने के साथ साथ उसको कौन से प्रतिरोध, मतलब कौन सा
चीज का सामना करना पड़ता है, ये सब चीज इसमें दिया हुआ है। पहला है एक मिनट, पहला है तुम्हारा क्या, रोलिंग लुढ़काव प्रतिरोध मुख्य रूप से निम्न, मतलब लुढ़काव मतलब जहां पर की स्लोप है, मतलब हमको क्या है, जैसे पुल आ गया तो पुल में स्लोप रहता है, वहां पर वाला क्या क्या चीज प्रतिरोध होता है उसके अंतर्गत देखते हैं। सड़क की सतह की सामग्री सीमेंट डामर आदि, अब ये भी डिपेंड करता है, सीमेंट वाला सड़क है तो अक्सर ये देखोगे अगर सीमेंट पतला ऊपर पतला है तो क्या होता है, अक्सर गाड़ी फिसल जाती है। डामर में भी देखे होंगे अगर हमारा टायर कुछ ज्यादा ही घिसा गया है तो डामर में भी बारिश के टाइम फिसल जाती है। तो ये सब प्रतिरोध है, मतलब गाड़ी को चलने के बाद कौन कौन से ऊर्जा के प्रतिरोध में काम करना पड़ता है, ये चीज बता रहे हैं। ठीक है, सेकंड है सड़क की सतह के गुण चिकनी या खुरदरी, सूखी, गीली आदि, ये चीज बताया अभी कि सड़क सूखी रहे तो गाड़ी अलग प्रकार से बिहेव करेगी। एकदम ही ज्यादा गर्म है, अगर देखे होंगे एकदम ज्यादा गर्म रहता है तो क्या होता है, टायर एकदम ही ज्यादा गर्म हो जाता है, कई गाड़ियों के टायर पिघल जाते हैं। ठीक है, टायर की सामग्री और ऊपरी तल का डिजाइन, ये भी चीज बहुत मायने करता है। टायर कभी अलग अलग देखे होंगे, एक टायर जो उसमें ग्रिप बना रहता है, ग्रिप मतलब जो खांचा रहता है, देखे होंगे टायर में, वो कभी भी दो कंपनी के टायर का एक ग्रिप तुमको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। कई लोग टेढ़ा करके बनाते हैं, मतलब बाय द वे टायर है ऐसा, तो कई लोग कैसे करते हैं, ऐसे 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 बनाते हैं, कई लोग क्या करते हैं इसमें ऐसे 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 ऐसे, ये सब चीज अलग अलग चीज है। ठीक है, तो टायर कौन से रबर से बना है, कितना मजबूत है और किन परिस्थितियों में काम कर सकता है, इसके अनुसार भी ये सब चीज डिपेंड करता है। लास्ट है टायर में वायु दबाव, टायर में वायु की मात्रा अधिक कम या सही, ये भी चीज पता है तुमको। टायर में एकदम ही ज्यादा कम रहेगा हवा तो गाड़ी चलने में दिक्कत होगा, एकदम ही ज्यादा हवा अगर डाल दोगे तो गाड़ी क्या होता है, उचकता है। ठीक है ना, तो नॉर्मल हवा जितना बोला गया है उतना डालना चाहिए। तो ये सब प्रतिरोध है, मतलब ये सब कारण है जो किसी भी गाड़ी को चलने के प्रतिरोध करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। ठीक है, फिर है सेकंड ढाल प्रतिरोध, मुख्य रूप से निर्भर करता है। ढाल प्रतिरोध मतलब सड़क की ढलान, समतल ढलवा, पहाड़ से नीचे की ओर, पहाड़ की ओर आदि। वही ढलान वाला एरिया, जैसे पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो ऊपर जाना पड़ेगा, पुल में जा रहे हो तो नीचे जाना पड़ेगा, वो सब चीज में डिपेंड करता है। ठीक है, वायु प्रतिरोध मुख्य रूप से निर्भर करता है वाहन की गति, धीमी, मध्यम या तेज, हवा की गति, दिशा, वाहन की चाल के पक्ष में विरुद्ध या आड़ी हवा है, वाहन बॉडी की रूपरेखा, सुव्यवस्थित फ्लग बॉडी आदि। ये चीज पता ही है तुमको। तेज आंधी आ रहा है, तुम लोग सभी कभी ना कभी ये चीज को महसूस किए होंगे, चाहे बाइक चलाओ, चाहे कार चलाओ, चाहे ट्रक चलाओ, कुछ भी चलाओ, अगर तेज आंधी तूफान आ रहा है तो वायु सबसे बड़ा कारण है जो गाड़ी को रोकने का प्रयास करता है। तुम सीधा जा रहे हो, वायु इधर से आ रहा है तो क्या करेगा, स्पीड को तुम्हारा कम करने की कोशिश करेगा। बाय द वे तुम इधर से जा रहे हो, वायु इधर से चल रहा है तो क्या करेगा, गाड़ी को पलटने का कोशिश करेगा। बाय द वे इधर से चल रहा है तो इधर पलटने की कोशिश करेगा। बाय द वे वायु तुम्हारे जिधर जा रहे हो उधर से चल रहा है तो क्या करेगा, गाड़ी और स्पीड में चलाने की कोशिश करेगा, गाड़ी को क्या करेगा, ढकेलने का काम करेगा। इसी कारण अक्सर गाड़ी को एरोडायनेमिक शेप में बनाया जाता है, कार को। ठीक है, कोई भी गाड़ी हो इसी कारण डिजाइन किया जाता है। पहले जो मैं बताया था एनसिस सॉफ्टवेयर, कभी भी डिजाइनिंग होता है तो एनसिस में यही सब चीज करके देखा जाता है कि गाड़ी में पानी गिरेगा तो पानी किस तरीके से गाड़ी से बाहर निकलेगा। गाड़ी में यदि वायु आ रहा है तो वायु, जैसे तुम जा रहे हो इधर से, ये तुम्हारा गाड़ी है बाइक, तो कैसे ये कटते हुए हवा बाहर से या ऐसे नीचे से चला जाएगा। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आज के जमाने में। क्यों? क्योंकि गाड़ी को संतुलित होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वायु आया, मतलब हवा आया तेजी से तुम्हारी गाड़ी को उड़ा ले सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि तुम भी बाय द वे स्पीड में हो, हवा का स्पीड इधर तुम्हारे विपरीत दिशा में है तो क्या करेगा, गाड़ी को ये उड़ाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि आराम से तुम्हारा वायु या नीचे से या गाड़ी के ऊपर से आराम से निकल जाए। तो ये सब चीज क्या है, प्रतिरोध करते हैं गाड़ी को चलने के दौरान। ठीक है, ड्राइविंग आवश्यकताओं के कारण प्रतिरोध मुख्य रूप से निर्भर करता है आइडलिंग की या निरंतर गति की आवश्यकता, त्वरण और इसकी दर, ड्राइविंग आदतें, घर्षण प्रतिरोध। ये सब चीज क्या है, ड्राइवर के ऊपर है कि वो कैसा। कई लोग का आदत रहता है कि गाड़ी चलाते हैं, क्लच गियर को कैसे बदलते हैं, क्लच को थोड़ा सा दबा दिए और गियर बदल दिए। तो ये सब चीज क्या है, ड्राइवर की आदतें हैं। ठीक, मतलब हमको ये बोला जाता है कि अगर तुमको बाइक हो चाहे
कार हो चाहे ट्रक हो, अगर जब भी गियर लगाना है तो क्लच को पूरी तरीके से दबाओ। ऐसा है कि आधा दबा दिए, गियर लगा दिए, फिर छोड़ दिए। वो सब चीज क्या करता है, गाड़ी को धीरे 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 उसके गियर के दांता को क्या करते जाता है, काटते जाता है। तो ये सब चीज क्या है, ड्राइवर की आदतें हैं कि वो किस हिसाब से, कई लोग क्या करते हैं एकदम ही तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, गड्ढों में भी एकदम तेज गति से चलाते हैं। तो ये सब चीज ड्राइवर की आदतें हैं कि किस हिसाब से वो गाड़ी चला रहा है। ठीक है, इन सभी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, संचारक गियर बॉक्स के प्रकार हैं। अब गियर बॉक्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये चीज देखते हैं। ऑटो वाहन में अनेक प्रकार के संचारक प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, मतलब गियर बॉक्स या संचारक के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं ये चीज। पहला, हस्तचालित संचारक, मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन मतलब जो गियर लगाते हैं कार में या ट्रक में मैनुअल, हाथ से। मैनुअल मतलब होता है मैन मतलब आदमी अपने हाथ से गियर लगा रहा है, वो चीज कहलाता है क्या, हस्तचालित मैनुअल ट्रांसमिशन। ठीक है, मैनुअल ट्रांसमिशन यानी चयनात्मक प्रकार की गियर बॉक्स पारंपरिक साधन है। इन्हें व्यापक रूप से कारों, बसों और ट्रकों में प्रयोग किया जाता है। इसे मानक, स्टैंडर्ड या पारंपरिक कन्वेंशनल प्रकार के गियर बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। यह गियर बॉक्स इस प्रकार के होते हैं: सर्पी पास स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, सतत पास कॉन्टैक्ट मेश गियर बॉक्स, समकालिक पास सिंग्रिटी मेश गियर बॉक्स, बिना ओवरड्राइव के समकालिक पास सिंग्रिटी मेश गियर बॉक्स, ओवरड्राइव के साथ। ये सब चीज का मैं वीडियो बराबर तुमको भेजूंगा। एक तो मैं वीडियो भेज चुका हूँ गियर बॉक्स, जो मैनुअल ट्रांसमिशन भेजा था वही है ये, या हस्तचालित गियर बॉक्स या हस्तचालित संचारक, वही चीज है। लेकिन इसमें भी प्रकार है कौन कौन सा, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कॉन्टैक्ट मेश गियर बॉक्स, सिंग्रिको मेश गियर बॉक्स और सिंग्रिको मेश गियर बॉक्स, ओवरड्राइव के साथ। तो ये सब चीज क्या क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, इसका मैं पूरा एनिमेशन वीडियो तुमको अलग से भेजूंगा। एक एक करके तुम देखते जाना, उससे तुम समझ सकते हो। ये तो होता वही है कि हमको गियर हाथ से ही लगाना पड़ेगा, लेकिन बस गियर का जो पोजीशन रहता है ना, वो अपने तरीके से इन सब चीज में अलग अलग प्रकार से काम करता है कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में कैसे आना है, कैसे काम करना है। ये वीडियो देखोगे बराबर तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज का अंतर है इन चारों के बीच में। ठीक है, अर्धस्वचालित संचारक, सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अर्धस्वचालित संचारक हस्तचालित और स्वचालित प्रणाली की मध्यवर्ती व्यवस्था का संयोजन है। यह गियर बॉक्स इस प्रकार के हैं। अर्ध स्वचालित संचारक मतलब इसको क्या, इसमें बटन दिया रहता है, इसको तुम मैनुअल ट्रांसमिशन भी बना सकते हैं और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी बना सकते हो। मतलब इसमें ऐसा सिस्टम दिया रहता है कि जब चाहो तुम अपने हाथ से भी गियर लगा सकते हो। गियर लगाना भूल गए तो गाड़ी अपने आप क्या कर देगा, गियर लगा देगा तुम्हारा। जैसे स्कूटी में क्या होता है, स्कूटी में स्पीड बढ़ते जाता है, गियर अपने आप तुम्हारा लगते जाता है। तो वही चीज है, इसमें दोनों चीज दिया रहता है। हस्तचालित मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन भी दिया रहता है और तुम्हारा क्या, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दिया रहता है। ठीक है, इसके भी प्रकार हैं: विद्युत इलेक्ट्रिक नियंत्रण, द्रव फ्लूइड संचालित ड्राइव, विद्युत नियंत्रित ओवरड्राइव के साथ द्रव आवेश टॉर्क संचालित। ये सब चीज का भी मैं वीडियो भेजूंगा अलग से एनिमेशन, उसमें देख सकते हो, बराबर तुमको समझ में आ जाएगा। लास्ट है स्वचालित संचालक, मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक, मतलब तुमको ये मैनुअल ट्रांसमिशन का कुछ चीज दिया नहीं रहेगा। स्कूटी में जैसा चीज होता है वही चीज तुमको दिया रहेगा। इसमें एक चीज बस दिया रहेगा कि क्या, सामने बढ़ना है तो जो पैडल रहेगा, मतलब गियर का हैंडल रहता है उसको आगे करके रखोगे, पीछे करना है रिवर्स गियर तो उसको पीछे करोगे, बस इतना ही दिया रहेगा। बाकी जैसे कार में देखोगे पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, वैसा कुछ नहीं दिया रहेगा। सामने बस करना है, सामने बढ़ना है हमको, तो वो गियर को अपने आप बदलते जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और पीछे आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पीछे बस करना पड़ेगा, फुल्ली ऑटोमेटिक। ठीक है, देखें, स्वचालित संचारक को विलास कारों या भारी वाहनों में प्रयोग किया जाता है जो शहर और भीड़भाड़ राजमार्ग पर चलती है तथा चालन के समय गियर के लगातार परिवर्तन की आवश्यकता होती है। स्वचालित संचारक में इंजन, क्रैंकशाफ्ट और पहियों के बीच विभिन्न अनुपात स्वतः माध्यम से प्राप्त होते हैं। ड्राइवर को गियर बदलने की आवश्यकता नहीं होती है तथा इस प्रकार के संचारक में द्रव युग्मन, कपलिंग तथा आघूर्ण परिवर्तक, कन्वर्टर तथा यांत्रिक, हाइड्रोलिक और विद्युत नियंत्रणों का प्रयोग होता है। यह गियर बॉक्स इस प्रकार के हैं। मतलब इसमें यही चीज है कि जैसे भीड़ भाड़ के इलाके में जा रहे हो तो अक्सर ये परेशानी आती है कि बार बार हमको क्या करना पड़ता है, गियर को चेंज करना पड़ता है। जैसे ट्रैफिक में चले गए, ट्रैफिक में गए, ट्रैफिक रुका हुआ है तो गाड़ी बंद कर दिए, अचानक से ट्रैफिक खुल गया, पहला गियर मारे, फिर धीरे से स्पीड बढ़ा, सेकंड गियर मारे, फिर सामने में कोई आ गया तो कम करना पड़ता है तुमको गियर को या स्पीड को। तो उसी कारण कि हमको ना करना पड़े बार बार वो क्या करता है, गाड़ी स्वतः स्पीड के अनुसार अपने आप गियर को कम ज्यादा कर देता है। इसी कारण इसका उपयोग किया जाता है। इसका भी प्रकार है द्रव गति संचालित ड्राइव, आघूर्ण परिवर्तक, टॉर्क कन्वर्टर संचालित। मतलब द्रव गति मतलब इसमें द्रव का प्रयोग किया जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, पूरा अलग अलग मैं वीडियो भेजूंगा एनिमेशन का, उसमें सब चीज देखना, आराम से देखना, उससे पूरा समझ सकते हो। ठीक है, गियरन का सिद्धांत, मैं ये चीज कल बताया था तुमको जब 9वीं का पढ़ाया था। गियर का सिद्धांत क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बताता हूँ। ठीक है,
एक साधारण गियरिंग सिद्धांत को नीचे दिखाया गया है, जहां दो गियर एक दूसरे से संलग्न हैं। गियर ए को ड्राइविंग और बी को ड्रिवन चालित गियर कहा जाता है। मान लीजिए देखते हैं गियर का सिद्धांत क्या होता है। इसको मैं लिख के समझाता हूं। जैसा कि मैंने कल बताया तुमको, उस दिन उस वाली क्लास में भी बताया था, तुम गन्ने वाली मशीन में देख सकते हो, हमेशा जो गियर रहता है वो एक साइज का नहीं होता। ये जैसे छोटा गियर है और ये बड़ा है, मतलब हमको बाय द वे अलग अलग एक ही स्पीड में चलना है। जैसे हमको 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में ही चलना है, तो फिर क्या रहेगा, दोनों गियर का साइज सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें गियर अनुपात का जरूरत नहीं पड़ेगा। गाड़ी चालू करोगे, गाड़ी अपने आप 50 किलोमीटर में भगने चाहिए। लेकिन वैसा पॉसिबल है कि गाड़ी चालू करे और डायरेक्ट 50 किलोमीटर में भगना चालू हो जाए? वैसा कभी नहीं होता। तुम क्या करते हो, गाड़ी चालू करते हो, क्लच दबा के गियर लगाते हो, उसके बाद 10 से 20 की स्पीड में डालते हो, उसके बाद सेकंड गियर लगाते हो, फिर धीरे धीरे करके 50 की स्पीड में जाते हो। उसी सिद्धांत के लिए हमको क्या, ये गियर अनुपात का जरूरत पड़ता है कि हमको स्पीड को कम करना है, बढ़ाना है, कैसे करना है। उसी के लिए ये क्या होता है, गियर का सिद्धांत आता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा गियर है, ये पहला गियर हो गया। सेकंड गियर हो गया। ठीक है, मैं कल बताया था जो छोटा गियर कहलाता है वो क्या कहलाता है, पिनियन। पिनियन बोलते हैं इसी को, PINION, छोटा। ये भी गियर ही है लेकिन साइज में छोटा है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, पिनियन।